Okay, so Assalamualaikum. Today I'm going to make video on vaccine and pregnancy. These are the vaccines which are safe in the pregnancy. Okay, and so hepatitis B, influenza, inactivated influenza is safe in pregnancy. Tetanus, diphtheria and pertussis, meningococcal, rabies, pneumococcal, inactivated polio vaccine, hepatitis A and COVID-19. These vaccines are safe in pregnant women, and the vaccines which are contraindicated are mumps, measles, rubella, MMR, live attenuated, and varicella, live attenuated, oral poliovirus, and BCG, live attenuated. Okay, so all live vaccines are contraindicated in pregnancy. और अब आते हैं रेबीज़ पे. रेबीज़ जो है उसकी ट्रांसमिशन जो है होती है डॉग्स, कैट्स, फैरेट, पैट, रैकून, फॉक्स, श्रंक, कोकाइट, रोडेंट एंड लाइवस्टॉक के थ्रू. ओके, सो ट्रांसमिशन जो है वो थ्रू सलाइवा होती है, क्योंकि वो जब बाइट करते हैं तो उनकी सलाइवा भी आ जाती है या म्यूकस मेम्ब्रेन से, और जो है फिर वो वायरस जो है रेप्लिकेट करता है मसल्स में जहाँ पे वो बाइट हुई है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 30 to 90 डेज़ है. रेबीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड 30 to 90 डेज़ है, और डिपेंड करता है कि बाइट कहाँ पर है. अगर हेड एंड नेक पर है तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट हो जाता है, और अगर एक्सट्रीमिटी पर है तो लॉन्गर इंक्यूबेशन हो जाता है. ठीक है, क्योंकि वो हेड एंड नेक CNS के ज़्यादा करीब है तो वो इसके इफेक्ट ज़्यादा जल्दी आ जाते हैं. सो क्लिनिकल में वायरल प्रोड्रोम होता है, उसमें हेड एक, फीवर, राइनोरिया और फेरेंजाइटिस होता है. इंकेफ्लाइटिस में एजिटेशन, एक्सट्रीम इरिटेबिलिटी, हेलुसिनेशन, एटेक्सिया एंड सीजर, एरोफोबिया, फियर ऑफ एयर इन मोशन, हाइड्रोफोबिया, एग्जैजरेटेड प्रोटेक्टिव एयरवे गैग रिफ्लेक्स, और हाइपरसैलिवेशन, कोमा एंड डेथ. सो दीज आर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ रेबीज़. एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्या है? अगर पेशेंट प्रीवियसली वैक्सीनेटेड नहीं है तो रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन्स देने हैं 20 यूनिट्स पर kg, इनफिल्ट्रेट अराउंड वॉन्ड्स. ओके, और वैक्सीन जो है वो 1 ml IM डेल्टॉइड पे देनी है डेज़ 0, 3, 7 एंड 14. ठीक है, फर्स्ट डे पे, फिर उसके 3 दिन के बाद, फिर उसके 7 दिन के बाद, और फिर 14 डेज़ पे, 14th डे पे. और अगर प्रीवियसली वैक्सीनेटेड है पेशेंट तो उसको आपने इम्यूनोग्लोबुलिन नहीं देनी है. ठीक है, क्योंकि वो प्रीवियसली वैक्सीनेटेड है, उसको आपने सिर्फ वैक्सीन देनी है 1 ml IM डेल्टॉइड, और वो सिर्फ 2 दिन देनी है, जिस दिन बाइट हुई है और फिर बाइट के तीसरे दिन पे. ठीक है, ये आप याद रख लें कि जो भी वैक्सीनेटेड अगर हैं उनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं देते हैं, उनको फिर वैक्सीन या वो बूस्टर ही देते हैं अगर उनका वो एक्सपोजर हुआ हो. और अगर पेशेंट जो है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है तो उसको 28th डे पर भी देते हैं. कि हिस्ट्री ऑफ एक्सपोजर टू रैकून्स, पेट्स एंड श्रंक्स होता है, हाइड्रोफोबिया होगा. ठीक है, एजिटेशन, स्पर्म्स, और ट्रीटमेंट इज़ वुंड केयर, स्क्रबिंग, रेबीज़ इम्यूनोग्लोबुलिन एज वुड साइट if indicated in vaccination. Skin sensitivity to air currents or temperature changes are also known. As aerophobia is common in patients with prodromal syndrome of rabies, the virus uses the peripheral and autonomic nervous system pathway to migrate to the salivary glands, where it can then be transmitted to the next host. Thus, the saliva is mostly concentrated in the nervous system and in the saliva of an animal, especially after animal becomes symptomatic. The rabies virus can be found in vomit as there is presence of saliva in vomitus. Okay, so hope it is clear. Now come to the parvovirus B19 infection. पार्वोवायरस जो है B19 इन्फेक्शन होता है, इसमें एरिथेमा इन्फेक्शम होता है जिसको 5th डिजीज़ भी बोलते हैं, और इसमें जो है माइल्ड फीवर, मेलारेश होता है बच्चों में, और आर्थोपैथी होती है, सिमेट्रिक आर्थराइटिस या आर्थ्रल्जियास होते हैं स्मॉल जॉइंट्स में, हैंड्स और फीट में, और ट्रांजिएंट एप्लास्टिक क्राइसिस होते हैं जिसमें सस्पेंशन ऑफ एरिथ्रोपोसिस होती है, जिसकी वजह से सीवियर एनीमिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है.
और RBCs डिसफंक्शन होता है। और फीटल इन्फेक्शन जो है वो नॉन इम्यून हाइड्रोप्स फीटलिस होता है ड्यू टू सीवियर एनीमिया, और प्योर रेड ब्लड सेल एप्लेजिया जिसमें सीवियर क्रोनिक एनीमिया होती है इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में। और डायग्नोस ये जो होता है क्लिनिकली होता है, और इरिदीमा और जो है बायोसीरोलॉजिक टेस्टिंग, आर्थोपेस्टी या फिर न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट के थ्रू ट्रांजिएंट एप्लास्टिक क्राइसिस, प्योर रेड ब्लड सेल एप्लेजिया। Transient small joint arthropathy may be the main clinical presentation of parvovirus B19 in adults.